एवरीवन, मैं हूँ रिया गुप्ता। आप सभी का आपके अपने चैनल शाइन अवार्ड विद आरजे में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का जो चैप्टर 1 है। शिक्षा शास्त्र का जो सेकंड पार्ट है उसका चैप्टर 1 सीखना अर्थ प्रक्रिया या नियम और विधिया का जो चैप्टर है, इसके हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से देखने वाले हैं। जो भी हम लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से देख चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर जो आप ये वीडियो फुल देखते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सीखना क्या है, थार्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो क्या पूछा जा रहा है कि सीखना क्या होता है और जो थार्नडाइक के अनुसार जो सीखने के नियम हैं वो क्या थे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे सीखने का अर्थ एवं परिभाषा। तो चलिए देख लेते हैं। मूल रूप से सीखना या अधिगम का तात्पर्य प्राणी या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से होता है। मतलब कि जब किसी प्राणी या व्यक्ति जो होता है उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को हम एक प्रकार से सीखना कहते हैं। प्रारंभ में शिशु नासमझ होता है, वह धीरे धीरे अनुभव के द्वारा ही अनेक बातों को सीखता है और इन्हीं के आधार पर उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका अभी अभी जन्म हुआ है तो उसे कुछ भी नहीं आता होता, वो सिर्फ रोता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके आसपास की कुछ क्रियाएं होती है जिनसे वह अनेक चीज़ें सीखता है, इसी से उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। इसी के द्वारा वो मतलब कि सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और सीखता रहता है। गेट्स के अनुसार अब यहाँ पे हम लोग को दो, जैसे कि जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग गेट्स के अनुसार। तो गेट्स के अनुसार सीखना क्या है देख लेते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने को सीखना कहते हैं। मतलब कि जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं या किसी चीज़ का प्रशिक्षण लेते हैं तो जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को सीखना कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड है हमारे क्रोनबेक के अनुसार। तो क्रोनबेक के अनुसार क्या है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप होना चाहिए था। यहाँ पे सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो वही चीज़ बताया इन्होंने भी कि सीखना जो है वो जो अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं उसी को सीखना कहते हैं। तो ये था हमारा सीखने की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं, हम थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम देखेंगे कि थार्नडाइक ने नियमों का प्रतिपादन किया है वो कौन से हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यवस्थित प्रक्रिया कुछ नियमों द्वारा ही संचालित होती है। क्या बताया जा रहा है, जो सीखना है वो एक प्रक्रिया है और जो भी प्रक्रिया हमारे वहाँ आसपास होती हैं उनके कुछ नियम और कायदे होते हैं। सीखने की प्रक्रिया के मुख्य नियमों का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने किया है। सीखने के नियमों के विषय में थार्नडाइक ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया है जो इस प्रकार है। तो क्या बताया जा रहा है, जो सीखने के नियम है उसका प्रतिपादन प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक है थार्नडाइक जी ने किया है और उन्होंने मुख्य रूप से सीखने के 3 नियम हमें बताए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा है। तो जो हम लोग का फर्स्ट नियम आ जाता है वो है तैयारी का नियम। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। थार्नडाइक का सीखने का प्रथम नियम तैयारी का नियम है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को कुछ भी सीखने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम मानसिक रूप से तैयार होना अनिवार्य है। उन्होंने क्या बताया, जैसे कि कोई व्यक्ति जब कोई कार्य सीखना प्रारंभ कर रहा है तो उसके लिए उसे अपने मस्तिष्क से अपने मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि कोई चीज़ में अगर जो वो मन लगा के कार्य करेगा तभी वो कोई सीख पाएगा। अगर जो वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उस कार्य को वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। इस नियम की मान्यताओं के अनुसार तैयारी सदैव सीखने में सहायक होती है। इस तथ्य को हम निम्नलिखित 3 रूपों में समझ सकते हैं। पहला क्या है, मानसिक रूप से तैयार होने पर सीखने की प्रक्रिया संतोषजनक होती है। इसका कारण यह है कि इस स्थिति में हमें सीखने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो क्या बताया जा रहा है, जब व्यक्ति जो होता है कोई चीज़ सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह उस चीज़ को जल्दी सीख लेता है। मतलब कि उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है सीखने में और जो है उसे ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं करने पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इसके अतिरिक्त यदि हम किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होते हैं परंतु वास्तव में वह कार्य हमसे नहीं किया जा रहा होता है तो इस दशा में भी हमारे प्रयत्न संतोषजनक ही रहेंगे। जैसे कि ऐसा बताया जा रहा है, जैसे कोई कार्य करने के लिए हम तैयार हैं, रेडी हैं, लेकिन हमसे वो कार्य नहीं हो रहा, फिर भी हम उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं कि हाँ चलो थोड़ा सा और इस पर ताकत लगाते हैं, शायद ये कार्य हमसे हो जाए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसके विपरीत यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते तथा वह कार्य हमसे बलपूर्वक कराया जा रहा हो तो वह कार्य संतोषजनक ढंग से होगा।
तो क्या बताया जा रहा है, इसी के जो विपरीत अगर जो कोई कार्य करने के लिए हम तैयार नहीं हैं और वो हमसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है तो उस कार्य को हम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ज़बरदस्ती करेंगे, बेमन से करेंगे तो गड़बड़ गड़बड़ करके वो कार्य बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमें किसी भी कार्य को सीखने या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं तो हम उस कार्य को सफलता से कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त की तैयारी द्वारा किया गया कार्य संतोषप्रद भी होता है। साथ ही यदि हम कार्य के लिए पूर्व तत्पर नहीं है तो सीखने में हमारी रुचि भी विकसित नहीं होगी। तो क्या बताया जा रहा है, वही बताया जा रहा है कि जो है यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं तो वो कार्य हम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, और यदि हम किसी कार्य को नहीं करने के लिए तैयार होते हैं, हमारा मन नहीं है उस कार्य को करने में, तो वो कार्य हमसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो थार्नडाइक का पहला नियम है तैयारी का नियम। अब चलते हैं हम उसके सेकंड नियम पे। जो थार्नडाइक जी का सेकंड नियम है वो है अभ्यास का नियम। तो ये क्या था, चलिए देख लेते हैं। थार्नडाइक का दूसरा नियम अभ्यास का नियम है। सीखने में अभ्यास का पर्याप्त महत्व होता है। हम जिस कार्य को सीखना चाहते हैं उसे बार बार दोहराना चाहिए। यह तत्व पशुओं एवं मनुष्यों के लिए समान रूप से लागू होता है। तो क्या बताया है, जो अभ्यास का नियम है, जो थार्नडाइक जी का दूसरा नियम है वो है अभ्यास का नियम। तो जो अभ्यास है वो भी हमें सीखने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। जैसे कि कोई चीज़ हम अगर जो सीखना चाहते हैं तो हमें उसका बार बार जो है वो अभ्यास करना पड़ेगा, उसी से हम लोग उसे सीख सकते हैं। और जो ये तथ्य है मनुष्य और पशु दोनों पर ही लागू होता है। वास्तव में यह नियम दो उपनियमों पर आधारित है। यह उपनियम है उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। क्षमता का निरंतर उपयोग किया जाता है वह विकसित हो जाती है, और जिस क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता वह कुंठित हो जाती है, सीख में आती है। यह तथ्य हमारे शरीर की मांसपेशियों तथा स्नायु तंत्रों पर भी लागू होता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं अर्थात उसे दोहराते रहते हैं तो हमारे शरीर से संबंधित अंगों को उसकी आदत पड़ जाती है। इसके विपरीत अभ्यास के अभाव में आदत या तो पड़ती ही नहीं है अथवा छूट जाती है। तो क्या बताया जा रहा है कि यही जो प्रक्रिया है ये हमारे शरीर के अंगों पे भी लागू होता है। जैसे कि हम रोज़ अगर जो रनिंग करते हैं तो हमारे पैर नहीं दर्द करेंगे। जैसे कि हमने पहले दिन रनिंग करी तो हमारे पैर बहुत ही दर्द करेंगे, लेकिन जब हम उसको रोज़ ही करते रहेंगे तो फिर वो हमारी आदत पड़ जाती है, हमारी मांसपेशियों को उसकी आदत हो जाती है और हम उस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। थार्नडाइक ने आगे चलकर इस नियम में संशोधन किया। इस नियम के आधार पर उसने नियमित अभ्यास पर बल दिया है, जिसके विचार का सहचर, स्पष्ट अर्थ, संकेतों तथा अधिकतम सीखने के प्रयोग को सम्मिलित किया है। आई होप आप लोगों को सेकंड नियम भी समझ में आ गया होगा, जो है अभ्यास का नियम। थर्ड है हमारा प्रभाव का नियम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। प्रभाव का अर्थ परिणाम से है। यदि किसी कार्य को हमें सफलता मिलती है, यदि किसी कार्य से हमें सफलता मिलती है तो हम उस कार्य के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं तथा उसे बार बार करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम उस कार्य को कम से अधिक अच्छे ढंग से करने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हमें किसी कार्य को करने के परिणाम स्वरूप असफलता का मुख देखना पड़ता है तो सामान्यतः हम उस कार्य को पुनः नहीं करना चाहते। प्रभाव का नियम क्या है? प्रभाव से तात्पर्य है परिणाम, जो कि हमारा लास्ट में जो हमें जो है हमको फल प्राप्त होता है, जो परिणाम हमको लास्ट में मिलता है। तो यही बताया जा रहा है कि यदि हमें किसी कार्य का परिणाम बहुत ही अच्छा मिल रहा है, सफलता मिल रही है, तो हम उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और उस कार्य को करने के लिए हमारे मन में रुचि भी उत्पन्न होती है। लेकिन अगर जो इसके विपरीत हमको उस कार्य का करने के बाद असफलता मिल रहा है या फिर कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम उस कार्य को करना ही नहीं चाहते हैं या फिर उस कार्य को बहुत ही बेमन से करते हैं। तो ये था हमारा प्रभाव का नियम। इस प्रकार की उदासीनता के परिणाम स्वरूप क्रमशः हम उस कार्य के प्रभाव भूलने लगते हैं, अतः सफलतापूर्वक सीखने का प्रभाव यही होता है कि सीखने की गति में स्वतः ही वृद्धि होने लगती है, जबकि असंतोष एवं असफलता की दिशा में सीखने की गति को ठेस पहुँचती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सीखने की प्रक्रिया कार्य के प्रभाव या परिणाम से भी प्रभावित होती है। तो यही बताया जा रहा है कि यदि हमको किसी कार्य को करने के बाद सफलता मिलती है तो हम उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अगर जो किसी कार्य का जो आखिरी में जो हमें कोई भी परिणाम नहीं प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। तो जो है हमारा किसी भी चीज़ को सीखने पर जो है प्रभाव का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, परिणाम का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये था थार्नडाइक का तीनों नियम। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जो क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है सीखने के सूत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, शिक्षा में इसके महत्व को बताइए। तो जो सीखने का सूत्र का सिद्धांत है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और ये जो है गेस्टाल्ट वालियो के द्वारा दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग डाली है सूत्र का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या है,
सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्ट वादियों ने किया था, इसलिए इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, पेपर में कभी भी गेस्टाल्ट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए ऐसे भी आ जाता है, या सूझ के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए ऐसे भी आ जाता है। कोहलर नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को विकसित कर आगे बढ़ाया था, जिसका अर्थ आकार एवं स्वरूप से है। मनुष्य जो कुछ भी सीखता है वह प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि मनुष्य कोई भी चीज़ जो है वो प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा नहीं बल्कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। व्यक्ति जब किसी परिस्थिति अथवा समस्या के सभी पक्षों के आपसी संबंधों को भली भांति समझ लेता है तथा तर्क वितर्क द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचता है, तब उसको सूझबूझ के द्वारा सीखना कहते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, इस सिद्धांत का तात्पर्य यही है कि जैसे कि किसी मनुष्य को कोई समस्या आ रही है, कोई कठिन समस्या आ रही है, तो जब वो उसके सभी पहलुओं को समझ लेता है और अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उसके जो है निष्कर्ष निकाल लेता है, मतलब कि उस समस्या का समाधान निकाल लेता है, तो इसी को सूझबूझ के द्वारा सीखना कहते हैं। इस नियम के अनुसार सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति या पशु कुछ सीखता है। सर्वप्रथम प्राणी अपने आसपास की परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है। तो क्या बताया जा रहा है, ये जो सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसके अनुसार जो है मनुष्य को किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कोई कार्य करता है और वह अपने मस्तिष्क के अनुरूप ही कार्यों को करता है। इस प्रकार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह अंतर्दृष्टि से सीखा हुआ उसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे सूझ या अंतर्दृष्टि का शिक्षा में महत्व क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का महत्व संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। तो पॉइंट्स में हम लोगों ने लिखा है, आप भी ऐसे पॉइंट्स में लिखिएगा। चलिए देखते हैं। इस विधि के आधार पर सीखने एवं शिक्षण के समय की बचत होती है, क्योंकि संबंधित समस्या का समाधान एकाएक प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो है समय की बहुत ही ज़्यादा बचत होती है। जैसे कि किसी कार्य को अगर जो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो उसमें देर लगती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई समस्या हमने देखी, कोई हमारे पास प्रॉब्लम आई, तब हमने उसका जल्दी से सलूशन ढूंढ लिया और बस हमारा काम हो गया। तो इससे हमारा समय बचत होती है। सेकंड है, इस विधि से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है तथा उसकी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति व समस्या के समाधान को प्राप्त करने की योग्यताओं का विकास होता है। यह सिद्धांत बालकों को स्वयं ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित करता है। इस सिद्धांत का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे जो है मनुष्य के बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, क्योंकि इसमें हमें अपने मस्तिष्क पर जोर डालना होता है किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। इससे हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है, हमारी कल्पना शक्ति में विकास होता है और किसी भी समस्या का समाधान खोजने की योग्यताओं में भी विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कारों में भी अंतर्दृष्टि का विशेष योगदान होता है। गणित विषय के शिक्षण में इस सिद्धांत का प्रयोग विशेष उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि देखिए किसी भी जैसे कोई भी आविष्कार करना हो या कोई भी नई चीज़ सीखनी हो, तो उसमें अगर जो हम अपनी तर्क शक्ति जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। और जो मैथ सब्जेक्ट होता है उसमें तो अपना ही दिमाग चलाना पड़ता है, उसमें अपने तरीके से ही क्वेश्चंस को हल करना पड़ता है, इसलिए वो इस जो है इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा सिद्ध सहायक हुआ है ये। नेक्स्ट है, जीवन में भी व्यक्ति सूझ विधि द्वारा अनेक जटिल समस्याओं का समाधान प्राय शीघ्र ही कर लेता है। रचनात्मक कार्यों में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसा बताया जा रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, और ये आपके जो एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।